नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, 2019 में जब दूसरी बार मोदी की सरकार बनी, उसके बाद 2021 में 2 साल के बाद रीसफल हुआ। फिर 2023 में रीसफल हुआ। 24 में फिर चुनाव हुए। चुनाव के 1 साल पहले 2023 में भी कैबिनेट रीसफल हुआ। जब हम रीसफल बोल रहे थे तो इसका मतलब ये था कि कैबिनेट रीसफल हुआ। अब जब ये कैबिनेट रीसफल हुआ 2024 में, उसका बहुत ज्यादा कुछ असर पड़ा नहीं। कॉम्बिनेशन साधने की कोशिश हुई, लेकिन उससे कोई बात बनी नहीं। सीटें घट गई। 303 से 2240 पे पहुंच गया सीट। लेकिन अभी खबर जो मीडिया में आप देख रहे होंगे, जब मैंने अपने सूत्रों से बात की तो हमें जानकारी मिली है, इसलिए मैं थोड़ा सा इंतजार करके लोगों से बात करके ये खबर लाया हूं। तो मुझे अपने सूत्रों से जानकारी मिली है कि 21 तारीख को तो एक कैबिनेट के जो बृहद काउंसिल है उसकी बैठक होनी है, और उस कैबिनेट में जितने कैबिनेट कलीग हैं मोदी जी के, वो सभी शामिल होंगे। कैबिनेट की मीटिंग में सारे लोग शामिल होते ही हैं। कभी कभार कोई कहीं बाहर गए हुए हों तो अलग विषय है, लेकिन मोटे तौर पर ये कहा गया है कि सभी कैबिनेट मिनिस्टर उसमें शामिल होंगे। अभी जो टोटल स्ट्रेंथ है कैबिनेट मिनिस्टर का, वो स्ट्रेंथ है 72, और परमिसिबल स्ट्रेंथ कितना है? 81। मतलब 9 कैबिनेट मिनिस्टर अभी के ही कैबिनेट में रहते हुए 9 कैबिनेट को और इंक्लूड किया जा सकता है। मतलब 81 कैबिनेट मेंबर्स हो सकते हैं। और वर्तमान में मोदी के कैबिनेट में कितने मिनिस्टर हैं? 72। तो 9 कैबिनेट मिनिस्टर की एंट्री हो सकती है सीधे सीधे। दूसरी बात ये कि पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु में उतनी अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। केरल में 3 सीटें मिली हैं। पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, और उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक हेरफेर किया जा चुका है। कॉम्बिनेशन के हिसाब से वहां एक कुर्मी समुदाय के स्टेट प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं। आपको मालूम है, वो पहले कैबिनेट में कलीग थे, स्टेट मिनिस्टर थे हालांकि वो, लेकिन उनको वापस भेज दिया गया उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में वो उत्तर प्रदेश राज्य के अध्यक्ष हैं, अपॉइंट कर दिए गए हैं। बहुत पहले ही ये परिवर्तन हो गया है। अब वो अपने हिसाब से वहां पर कोशिश कर रहे हैं संगठन को मजबूत करने की। लेकिन अभी खबर आ रही है कि चूंकि पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव और उत्तराखंड के चुनाव एक साथ होने हैं, तो जो टीम पश्चिम बंगाल में लगी हुई थी, वो पूरी की पूरी टीम उठ करके उत्तर प्रदेश और पंजाब में जाएगी। लेकिन इस दौरान ये 2026 का जो साल है, वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी साल पर 2029 की पटकथा भी लिखी जाएगी। इसी साल पे 2027 की भी पटकथा लिखी जाएगी। और 2027 की जो कुछ भी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, उस पर अपेक्षित सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है, उस चुनाव के फौरन बाद 2029 के लिए इनके पास वक्त नहीं होगा। क्योंकि 2029 मई में चुनाव है। एग्जैक्टली दो साल का वक्त है, मतलब 24 महीने का वक्त है। आम चुनाव के लिए 24 महीने का वक्त कुछ भी नहीं होता है। हालांकि राजनीति में तो 7 दिन का भी वक्त बहुत बड़ा होता है, लेकिन आम चुनाव के लिए एक पार्टी को जो सत्ता में 3 टर्म से बनी हुई है, उसको चौथे टर्म में आने के लिए, मतलब एक फटीग हो जाता है, एंटी इनकम्बेंसी रहता है, उस सबको धता बताते हुए चौथी टर्म में रिपीट करना, ये बड़ी चुनौती होती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग ने 3 राज्यों में एसआईआर के आदेश भी दे दिए हैं, उसमें दिल्ली भी है। लेकिन दिल्ली में जो एसआईआर के आदेश दिए गए हैं, उसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है। इस पर मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि 2003 में दिल्ली पुलिस का ये ऑब्जर्वेशन है। दिल्ली पुलिस ने उस वक्त कहा था कि दिल्ली में 13 लाख के करीब बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं।
उसमें हो सकता है कुछ संख्या रोहिंग्या की भी हो। तो 13 लाख 2003 में, आज 23 वर्ष हो चुके हैं उसको। क्या वो आंकड़े बढ़े हैं या वो आंकड़े घटे हैं? इसीलिए अन्य राज्यों के साथ-साथ पंजाब में, दिल्ली में या और अन्य राज्यों में जो एसआईआर हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, लेकिन दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में जो एसआईआर का आदेश दिया गया है, उसके पीछे एक पटकथा है और यही पटकथा हालाँकि अन्य राज्यों में भी है, लेकिन दिल्ली तो सेंटर ऑफ डिस्प्यूट है। 2003 में दिल्ली पुलिस का ये आंकड़ा है कि 13 लाख घुसपैठिए उस वक़्त बांग्लादेशी थे, जिसमें कुछ संख्या रोहिंग्या की भी है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर दिल्ली में एसआईआर होती है, तो फिर ह्यू एंड क्राई मचेगा। एक गैंग है, माहौल बनाएगा कि एसआईआर के माध्यम से वोटरों को, बोनाफाइड वोटरों को हटाया जा रहा है। वही रुदाली गैंग जो अभी रुदाली कर रही है पश्चिम बंगाल के चुनाव पर, वही गैंग यहाँ भी रुदाली करने शुरू करेगी। लेकिन इस सब के बियॉन्ड 21 तारीख की जो कैबिनेट मीटिंग है, वो बेहद महत्वपूर्ण है और इसी आलोक में ये कैबिनेट मीटिंग भी हो रही है। उस दिन अपने बहुत सारे कैबिनेट कलीग को वो परिवर्तित करने की पटकथा लिख दी गई है और अंदर खाने खबर आ रही है। हालांकि मोदी शाह हैं, पता चला कि अभी जो दावा कर रहे हैं कल बदल जाए, लेकिन अंदर खाने की जो खबर आ रही है उसके हिसाब से एक मेगा चेंज होने जा रहा है और उस चेंज में दो महत्वपूर्ण बात है। 40 टू 55 ईयर्स जो हमें हमारे सूत्रों ने बताया है कि इस बार का जो कैबिनेट होगा वो मोटे तौर पर युवा कैबिनेट होगा। 60 वर्ष के बहुत कम लोग कैबिनेट में रह पाएंगे, इसीलिए ये रिसफल बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये साल बहुत महत्वपूर्ण है, 2027 के भी रेफरेंस में और 2029 के भी रेफरेंस में। हो सकता है कि 2028 में, जैसा कि 24 के पहले 21 में रिसफल हुआ और 23 में रिसफल हुआ, तो आज 27 में 26 में कर रहे हैं, हो सकता है कि 28 में जाकर के एक और रिसफल डिमांड करे। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा कि 27 में 3 राज्यों के चुनाव कैसे होते हैं और उनका प्रतिफल क्या होता है। अभी तक जो विपक्ष की स्थिति है, जनता भले ही परिवर्तन करना चाह रही हो, जनता में हो सकता है कि निराशा भी हो, लेकिन जो अपोजिशन की स्थिति है उससे तो लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तीनों राज्यों में, मतलब उत्तर प्रदेश में कम से कम सरकार नहीं आएगी और उत्तराखंड में कम से कम सरकार नहीं आएगी। ऐसा प्रतीत हो नहीं रहा है। बाकी चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, कहना मुश्किल है क्योंकि जिस सांसद हैं समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में, उसके बिना पर वो कह सकते हैं कि हमारी स्थिति मजबूत है। लेकिन मायावती अभी खड़ी होने वाली है, तो वहां ट्रायंगुलर फाइट तो अवश्यंभावी है। मायावती इंतजार कर रही हैं, अभी फौरन से पेशतर वो चुनाव के समय ही एक्टिव होती हैं, तो वो एक्टिव होंगी, लेकिन वो कितना एक्टिव होंगी, वो त्रिकोणीय सिर्फ फाइट दे करके बीजेपी को निकाल देंगी, ऐसा होगा जैसा कि पिछले चुनाव में हुआ था, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लोग यही कयास लगाते हैं। लेकिन मायावती चुनाव तो लड़ेगी, बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी है, बड़ी पार्टी है, वो चुनाव न लड़े ऐसा कैसे हो सकता है, तो चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। अब उसके रेफरेंस में उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसा कोई सिग्नल नहीं है कि सत्ता जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अलर्ट तो रहना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, केरला से, साउथ के अन्य राज्यों से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, क्या इनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट से क्या रिप्रेजेंटेशन मिलेगा? इस सब के बियॉन्ड बिहार और उत्तर प्रदेश से क्या और रिसफल होंगे? किनको किनको जगह मिलेगी? कोई असंतुष्ट तो नहीं है बिहार में, अपनी ही पार्टी के नेता तो असंतुष्ट नहीं है। हालांकि बिहार अभी सेफ जोन में है, वहां कोई चुनाव नहीं है, ना तो लोकसभा के चुनाव है, ना राज्य के चुनाव है। तो 29 तक तो वहां पर बिल्कुल मामला ठीक है। 30 में विधानसभा के होने हैं, 29 में आम चुनाव होने हैं। तो बिहार में अभी थोड़ा बहुत वो कश्मकश चल भी सकती है, बिहार को वो थोड़ा नेग्लेक्ट कर भी सकते हैं, लेकिन करेंगे कि नहीं करेंगे कहना मुश्किल है। तो बिहार से भी रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। उत्तर प्रदेश से ऐसा लगता है कि जरूर कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश होगी और ये उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में भी हो रहा होगा। और दूसरा, पंजाब में जो ये 7
एमपी आए हैं जीत करके, क्या इनके साथ कोई अंदर खाने कोई डील हुई है? इनमें से किसी को कैबिनेट में जगह मिलेगी? और अगर मिलेगी तो उसकी उपयोगिता क्या है? वो क्या प्लेट पर लेकर के आएँगे? वो प्लैटर में क्या सजा के लाएँगे? क्या इन लोगों की कोई पंजाब में अपील है जनता के बीच में, या इनके ऊपर बर्थ फेंकना बेकार होगा? सिर्फ यही होगा कि तुम अंदर की बात बताते रहो, हम तुमको मिनिस्टर बना देते हैं। ये हो सकता है, ये सिग्निफिकेंस तो है बाकी नेताओं का, कि आम आदमी पार्टी की कमजोरियों को वो बीजेपी के साथ शेयर करे और उन कमजोरियों के आधार पर बीजेपी रणनीति बनाए और इसके बदले में उनको कहें कि आप हमें बर्थ दे दीजिए, एक कैबिनेट बर्थ दे दीजिए। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि इस आधार पर किसी को कैबिनेट बर्थ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी में, खासतौर से मोदी की सरकार में। आप आ गए हैं, पार्टी में हैं, इंतजार कीजिए, इतना जल्दी कुछ मिलने का नहीं है। महाराष्ट्र से क्या किसी को एकोमोडेट करने की बात हो रही है? ये सारे स्टेट के ऊपर नजर होगी और उसमें परिवर्तन की बात होगी। जो सबसे बड़ा बिंदु है इस कैबिनेट रिसफल में, जो पूरे देश की नजर लगी हुई है, वो नजर लगी हुई है कैबिनेट के शिक्षा मंत्रालय पे, श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान पे। अब उसमें 50-50 का मामला है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी नाराज हैं धर्मेंद्र प्रधान से। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूं। मोदी बिल्कुल नाराज नहीं है धर्मेंद्र प्रधान से, बल्कि धर्मेंद्र प्रधान बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मोदी। जो मोदी को चाहिए धर्मेंद्र प्रधान से, वो धर्मेंद्र प्रधान डिलीवर कर रहे हैं। चुपके चुपके यूजीसी की बात आ गई, चुप्पी साध ली, गाली खा ली, चुप रहे। बाद में जब कहीं पूछा, पहले तो 6 महीने 7 भर तक चुप, 5-6 महीने चुप रहे, चुप्पी लगा करके बैठे। उसके बाद जब चले गया मामला सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, तब चुपके से बाहर आकर के बोले हाँ कुछ गलती हुई है, उसको करेक्ट किया जाएगा। कैलकुलेटिव रिस्क लिया कि दूसरा वर्ग नाराज ना हो जाए। और आप और हम अगर ये जान मानते हो कि धर्मेंद्र प्रधान से ये गलती हो गई है, यूजीसी एक्ट में जो संशोधन हुआ है, तो आप और हम इतने भोले नहीं हैं, इतने नासमझ भी नहीं हैं। यूजीसी एक्ट में परिवर्तन पूर्ण रूपेण मोदी का ब्रेन चाइल्ड है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। मोदी और शाह इसका ये ब्रेन चाइल्ड है, इसे मानना पड़ेगा। हाँ, मोदी और शाह ये जरूर देखते हैं, राजनीति है, उनको करनी होती है, कोई बुरी बात नहीं है। जो पावर स्ट्रगल में आपको कॉम्बिनेशन सेट करने पड़ते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। उनको देखना पड़ता है कि एक वर्ग नाराज हो रहा है, तो उनकी नाराजगी को हम कितनी दूर तक झेल सकते हैं। वो नाराजगी क्या हमें नुकसान दे देगी? अगर वो नाराजगी हमें नुकसान देगी, तो हम बैक ट्रैक कर लेंगे। लेकिन अगर वो नाराजगी हमें नुकसान नहीं दे रही है, तो वाटर टेस्ट करते हैं, थोड़ा चलते हैं और दूसरे वर्ग को, जिसके ऊपर क्लेमेंट बहुत सारे हैं, उनके ऊपर ही हम मट्ठा डालने की कोशिश करते हैं, उस पूरे वर्ग को अपनी झोली में लाने की कोशिश करते हैं। अगर लग गया तीर तो बल्ले बल्ले, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, तुक्का है। तो इस आधार पर मोदी और शाह ने एक कैलकुलेटिव रिस्क लिया है। राजनीति में स्टेट्समैन की बात मैं नहीं कह रहा हूं। फिर आप सही और गलत पर मत जाइए। सही गलत नहीं, यहां सही गलत का अनुमान हो ही नहीं रहा है। ऐसा आप समझते हैं कि मोदी को ये बात पसंद नहीं आती होगी कि इस तरह की बात गलत है? अमित शाह को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि यूजीसी एक्ट जिस तरह से बना है वो पूरी तरह से गलत है? इतने बेवकूफ है मोदी, इतने बेवकूफ है शाह? बिल्कुल नहीं। इतने अपरिपक्व है मोदी, इतने अपरिपक्व है शाह? बिल्कुल नहीं। और इतने नासमझ हैं धर्मेंद्र प्रधान? बिल्कुल नहीं। तो ये लोग समझदार हैं। आप इन्हें अगर ये समझते हैं कि बिल्कुल नासमझ हैं, भोलेपन से इन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं बड़ा अन्याय हो रहा था एक वर्ग के साथ, उनको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। 0.02% का कंप्लेन है ज्यादती का एक वर्ग विशेष के साथ, और ज्यादती इधर भी होती है। तो इस 0.002 को आधार बना करके इतना डिविसिव, इतना बड़ा डिविसिव एक्ट में परिवर्तन कर देगा, जिनको मालूम है कि इसके बाद शहर शहर आग लगेगी, सड़कों पर आगजनी होगी, मालूम है, इसके बाद भी ऐसा करेंगे? नहीं।
बहुत कैलकुलेटिव तरीके से उन्होंने ये रिस्क लिया, आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला गया। उनको लगा कि थोड़े में आंदोलन हो जाएगा, बात बन जाएगी। लेकिन ये इतनी अपेक्षा नहीं थी। उनको मालूम था कि आंदोलन तो होगा, बल्कि कह सकते हैं कि आंदोलन कराया भी गया होगा वाटर टेस्ट के लिए। आलोचना कराई भी गई होगी, पॉलिटिक्स है, शुद्ध हार्ड हार्ड पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूं। कई कराई भी गई होगी कि जरा टेस्ट तो किया जाए, क्या पोजीशन है। तो अगर कराई भी गई होगी तो भी इस बार थोड़ा सा प्रोपोर्शन गड़बड़ा गया, कैलकुलेशन फेल हो गया। मतलब इतना हो गया कि शिक्षा मंत्री को बयान देना पड़ गया कि हाँ गलती हुई है, हम उसको कोर्स करेक्शन करेंगे, क्योंकि वो ब्लैटेंट गलती है और इसमें मोदी और शाह खुद को बचा नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बचा सकते। तो इसलिए आप इनको भोलेपन में मत समझिए। और ये गलती धर्मेंद्र प्रधान की है ऐसा बिल्कुल मत मानिए। ये जानबूझ के गलती की गई है, राजनीति के लिए की गई है, मैं उसको बुरा भी नहीं मानता हूं। राजनीति में कट थ्रोट पॉलिटिक्स होनी है, पावर स्ट्रगल है, आपको पावर चाहिए होता है, तो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते रहते हैं। ये जनता का धर्म है, ये नागरिकों का धर्म है कि पॉलिटिशियन के इस भाव में फंसे नहीं, और फिर जहां पर उनको लगे कि नहीं नहीं ये लक्ष्मण रेखा आप लांघ रहे हैं, इसे रोक दीजिए, इसके बाहर जाएंगे तो फिर खिलाफत होगी और मजबूत खिलाफत होगी। और लक्ष्मण रेखा जैसे ही उन्होंने लांघा तो खिलाफत हुई, और खिलाफत डिस्प्रोपोर्शनेट हो गई, और इतनी हो गई कि शिक्षा मंत्री को बयान देना पड़ा। लेकिन इसकी वजह से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गलती धर्मेंद्र प्रधान की नहीं थी, ये गलती किसी की नहीं थी, ये एक राजनीतिक दांव था। उल्टा पड़ा तो वो वापस आए। अब वो कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे उसको ठीक करने का। लेकिन दो गलती महत्वपूर्ण है, इस गलती की भी मेरे ख्याल से सरकार को भनक होगी। सरकार इतनी भोली नहीं है, मैं कभी भी सरकार को भोला नहीं बनने दूंगा, और इतनी भोली है भी नहीं कि सरकार को ये मालूम नहीं हो कि एजुकेशन माफिया क्या गोल खिला रहे हैं। सरकार के ही 12 साल हो गए सरकार को, कोई नई बात तो है नहीं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं उन पत्रकारों में शामिल नहीं हूं कि कुछ भी मोदी करे समर्थन में खड़े हो जाओ, गलती भी करे समर्थन में खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं होता है। मैं जहां गलती होगी मर्यादित तरीके से खिलाफत आपको हमारे नेटवर्क पर देखने को मिलेगा। तो सरकार को यह मालूम नहीं होगा कि एजुकेशन माफिया इस तरह का काम कर रहे हैं, लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सरकार को मालूम नहीं है? बिल्कुल मालूम होगा। फिर ये गलती हुई है, और ये फिर आउट ऑफ सिलेबस हो गया, आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया, डिसप्रोपोर्शन हो गया। अब इनको लगने लगा कि ये गलती हो गई, 2024 में भी हुई, कुछ नहीं हुआ, ढाक के तीन पात। अभी सीबीआई ने पकड़ लिया, सीबीआई ने उनको पकड़ लिया, और लेगेसी मीडिया मुलम्मा चढ़ा रही है, सीबीआई ने उनको पकड़ लिया, सीबीआई ने उनको पकड़ लिया। हमें मालूम है कि इस वीडियो को पता नहीं कितने लोगों तक पहुंचाया जाएगा, हो सकता है रोक भी दिया जाए, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत सरकार की आलोचना है। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। समझ गए कि नहीं? और ये आज आपकी नेता कहते थे, वाजपेयी जी कहते थे, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहते थे कि निंदक को नजदीक में रखिए। निंदा जो है वो दुश्मनी नहीं है, विरोध नहीं है। निंदा है आपको चेताना कि आप मार्ग गलत चुन रहे हैं, रास्ता गलत चुन रहे हैं, बहुत तेजी से अनपॉपुलर होते जा रहे हैं स्टूडेंट के बीच में, जॉब एस्पिरेंट के बीच में, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके बीच में। तो जितनी जल्दी आप अपने को दुरुस्त कर लेंगे उतना बेहतर है। बाकी चीजों में आप ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन अगर अनएम्प्लॉयड यूथ या जो एस्पिरेंट हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिनकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है, आप उनको उनके जीवन से खिलवाड़ करेंगे और आप अपेक्षा रखेंगे कि क्यूबाइड नेटवर्क आपकी तारीफ करे, ऐसा इम्पॉसिबल है। चाहे अमित शाह जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे प्रधान जी हो, कोई हो। ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल डंके की चोट पर कह रहा हूं। जहां अच्छा काम करेंगे डंके की चोट पर तारीफ करूंगा, लेकिन जहां गलत काम करेंगे वहां डंके की चोट पर मुखरता के साथ विरोध करूंगा, ताकि आप करेक्ट कर लें। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ताकि आप करेक्ट कर लें।
मेरा इंटेंशन है कि आप करेक्ट करें इसको। आपके ज़हन में ये बात है, ये दूसरी दफ़ा हो गई। 2024 का सीबीआई का कहाँ है रिपोर्ट? क्या एक्शन लिया आपने? कुछ नहीं हुआ, ढाक के 3 बात हो गए। इंजीनियरिंग की परीक्षा कंप्यूटराइज़्ड होती है, नीट की परीक्षा क्यों नहीं कंप्यूटराइज़्ड करते हैं? व्यवस्था करिए कंप्यूटराइज़ करने की। वहाँ अगर लीक होता है तो पता तो चल जाएगा ना। लेकिन एजुकेशन माफिया पर आप क्रैकडाउन नहीं कर रहे हैं। कल आप सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दीजिए, कल के कल। बात है कि आप समस्या की जड़ में जाना नहीं चाहते हैं। स्कूल एजुकेशन को तबाह हो गया है, सरकारी स्कूल एजुकेशन तबाह हो गया है। आप शिक्षकों को पैसे दिए जा रहे हैं और स्कूल की शिक्षा को ठीक से आप बहाल नहीं कर पा रहे हैं। अभी बिहार में कहा जा रहा है कि बड़े ऑफिसर्स के बच्चे, नेता के बच्चे सरकारी स्कूल जाएंगे, पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, भगवान जाने। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि धर्मेंद्र प्रधान की फिर यहां कोई गलती नहीं है। मैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूं पूरी सरकार की। क्यों? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान कुछ भी नहीं है। आप हर चीज की जिम्मेदारी मोदी जी लेंगे अच्छे काम की, और खराब चीज की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान पे डाल देंगे। बिल्कुल नहीं होगा। ये गलत बात है कि आप अपने कैबिनेट मिनिस्टर, उनकी क्या औकात है कैबिनेट मिनिस्टर की आपके सामने में? सब कुछ पीएमओ डील कर रहा है, सब कुछ, एक एक चीज की जानकारी पीएमओ के पास है, आपके अधिकारी के पास है। फिर फिर आप कह देंगे कि धर्मेंद्र प्रधान ने गलती कर दी? बिल्कुल नहीं। और अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का रिसफल करते हैं, छुट्टी करते हैं, मेरा टैगलाइन हालांकि ऊपर में अलग है, लेकिन इसलिए आप जब न्यूज देखेंगे तो आपको पता चलेगा। धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी करने का मतलब है कि यू आर पासिंग द बक। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर रहे हैं। सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए ब्रेव प्राइम मिनिस्टर। यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर फेल्योर। ये आपकी गलती है, आपसे भूल हुई है, धर्मेंद्र प्रधान से नहीं हुई है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि धर्मेंद्र प्रधान की गलती है। धर्मेंद्र प्रधान की कोई औकात नहीं है आपके कैबिनेट में। मोदी जी, कोई औकात नहीं है, जीरो औकात है। धर्मेंद्र प्रधान एक अपॉइंटमेंट इधर से उधर नहीं कर सकता। ये बात किसी से छिपी है क्या? दुनिया से छिपी हो, मुझसे तो छिपी नहीं है। मैं तो मान नहीं सकता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान किसी को बोल दे कि फलाने यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। खैर, उसकी एक प्रक्रिया है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि मोदी के कैबिनेट में अगर कोई इतनी बड़ी गलती होती है, रेल पे एक के बाद एक एक्सीडेंट हुए, अश्वनी वैष्णव नहीं हटे, आपने उसको बनाए रखा है। आपकी अश्वनी वैष्णव बड़े टैलेंटेड मंत्री हैं, इसकी वजह से आप उनको बनाए रखे हुए हैं, क्या जाने भगवान जाने। पावर गैलरी में चर्चा होती है कि 20,000 करोड़ के आदमी हो गए हैं अश्वनी वैष्णव। मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या है, लेकिन एक के बाद एक्सीडेंट हुए, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि आपने भी मान लिया कि भाई एक्सीडेंट अश्वनी वैष्णव की वजह से थोड़ी हुआ। ठीक बात है, मैं भी कहता हूं अश्वनी वैष्णव की वजह से एक्सीडेंट थोड़ी हुआ, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, कोई कोई रेल मिनिस्टर नहीं रोक सकता है। लेकिन हमारे यहाँ एक जिम्मेदारी थी, एक एक्सीडेंट हो जाती थी तो रेल मिनिस्टर इस्तीफा देते थे। खैर, अब तो वो दूर की कौड़ी हो गई, वो किताबों में लिखा जाएगा, वो टेक्स्ट बुक्स में आएगा कि कभी कोई सरकार थी, कभी कोई मंत्री था, जब कोई घटना की जिम्मेदारी स्वयं लेता था, बढ़ करके लेता था। जैसे पुलिस कप्तान लेते हैं, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो फेल होता है तो सीओ लेते हैं। तो वो दिन गए, वो राजनीति को दिन गए, अब मोटी चमड़ी हो गई। तो एक्सीडेंट होते रहे, मिनिस्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन पेपर लीक होते रहे, मंत्री के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसलिए फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि पावर सेंट्रलाइज्ड है, पावर सेंट्रलाइज्ड है। और फिर मैं कह रहा हूं कि ना तो अश्वनी वैष्णव की गलती है और ना ही धर्मेंद्र प्रधान की गलती है। सब कुछ जब मोदी जी तय कर रहे हैं, सब कुछ जब अमित शाह जी तय कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी भी मोदी जी की है और जिम्मेदारी भी अमित शाह की है। तो आप कैबिनेट रिसफल तो कीजिए मोदी जी, बड़े शौक से कीजिए। लेकिन जो नैरेटिव चलता है ना कि नहीं नहीं धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, महाबे अकल का मंत्री है, सोशल मीडिया पे चलते रहता है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ये जो आपकी जो बात है उसमें दम नहीं। आप फिर कहते हैं कि मोदी जी कहां कहां जाएंगे, मोदी जी हर जगह मौजूद है साहब। मोदी जी ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट है, एवरीवेयर यू कैन फाइंड मोदी जी।
इसीलिए मैं इस गलती को सीधे सरकार की गलती मानता हूं। और आप कैबिनेट रिसफल जो करते हैं ना, वो कास्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखने के लिए करते हैं मोदी जी। बात कहना साफ है, एकदम चुप। मैं जो बात कहता हूं बहुत तरीके से कहता हूं, ये जो स्क्रीन ब्लैक करने वाले नहीं बोलेंगे वैसा। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं लेफ्ट विंगर नहीं हूं, मैं लेफ्ट इकोसिस्टम का नहीं हूं। और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मैं किसी इकोसिस्टम का नहीं हूं। जहां गलत होता है वहां मैं आवाज उठाता हूं। तो ये जो रिसफल करेंगे आप, तो अगर आपने धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी ले भी ली तो उसका कोई महत्व नहीं है। रिसफल आप सिर्फ कास्ट कॉम्बिनेशन से करेंगे, अगले चुनाव को ध्यान में रखते हुए करेंगे, कोई बुराई नहीं है। नथिंग रॉन्ग इन दिस। पावर पॉलिटिक्स में है, कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन किसका पत्ता अगर कट जाएगा तो समझिए कि वो पत्ता कट गया। ये मोदी जी का डिसीजन है, उन्होंने बनाया है, आप ओबे कर लीजिए। लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी जाती है तो जानी नहीं चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी नहीं जानी चाहिए। कोई गलती धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है। नीट का एग्जाम अगर ले पेपर लीक हो रहा है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे सरकार की है, पूरी सिस्टम की है। एक व्यक्ति पेपर लीक नहीं रोक सकता है अगर पूरे सिस्टम में जंग लगा हुआ है। और बहुत ठंडे दिमाग से इस पर ध्यान दीजिए, इस पर सोचिए, इस पर विचार कीजिए। तो जिसकी कुर्सी जाएगी वो इसलिए नहीं चली जाएगी अश्वनी वैष्णव की कि एक्सीडेंट हो गया तो उनको निकाल दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान में लीक हो गया, यूजीसी एक्ट में। नो, दिस इज द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स यू, नॉट टुवर्ड्स एनीवन एल्स। देयरफॉर ध्यान रखिए, आप कैबिनेट रिसफल तो कर रहे हैं, लेकिन 27 की चुनौती आपके सामने है। और 2026 का जो कैबिनेट रिसफल है उसकी गूंज 2029 में सुनाई पड़ेगी। तो ध्यान से संभल करके 40, 45, 50, 55 जिसको बनाना है बनाइए, लेकिन एबल अच्छे लोगों को कैबिनेट में लीजिए ताकि आपका गवर्नेंस ठीक रहे। आपका रहना अभी देश के लिए जरूरी है। अपनी गलतियों को सुधारते हुए अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।